नमस्कार साथियों, बिल्कुल मैं सिकवाल सर एक बार पुनः आपका सिरजी स्टडी सेंटर उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भव्य अभिनंदन करता हूं। बिल्कुल साथियों, मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी का दौर निरंतर चलायमान है, जो शिक्षक भर्ती को मद्देनजर रखते हुए चल रही है। बिल्कुल समय ज्यादा जायज नहीं करेंगे, बात कर रहे हम मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी भाग 5 में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में उपस्थित हुआ हूं, तो बिल्कुल मेरे साथ जुड़िएगा। आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर पहला ही क्वेश्चन बहुत ही मार्मिक क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो देखिए और समझिएगा आखिर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन, पौष्टिक भोजन थकान का प्रबल शत्रु है और शारीरिक विकास का परम मित्र है, उक्त कथन के प्रतिपादक कौन है। कहने का मतलब है जिस बच्चे को पौष्टिक भोजन मिलता है वो उसके लिए क्या है, मित्र, और जिसको नहीं मिलता वो उसके लिए क्या है, शत्रु। तो इस कथन को कहने वाला जो व्यक्ति है वो कौन व्यक्ति है। क्या ये कथन जेम्स डेवर का है, या ये कथन वाटसन का है, या ये कथन करो का है, या ये वतन है, ये जो कथन है ये सोरेनसन का है। तो बिल्कुल 4 ऑप्शन आपके सामने है। और फर्स्ट ऑप्शन की यदि मैं बात करूं तो ये पहला ऑप्शन जो है आपका विकल्प है जेम्स डेवर। यदि साथियों आप इसको ये मानते हो कि ये कथन सही होगा तो ये मान के चलिएगा ये कथन आपका गलत है। क्यों कथन ये गलत है, पर्सन क्या कह रहा है, एक बात ध्यान से सुनिएगा कि पौष्टिक भोजन थकान का प्रबल शत्रु होता है और शारीरिक विकास का परम मित्र होता है। जेम्स डेवर ने यह कथन नहीं कहा है। जेम्स डेवर क्या कहता है कि जेम्स डेवर यह कहता है कि यदि हम मनोविज्ञान को लेकर बात करें तो मनोविज्ञान को व्यवहार से क्या कर रहा है, इसकी तुलना कर रहा है। इसके अलावा जेम्स डेवर ने मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध विज्ञान कहा। इसका कथन क्या है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, शुद्ध विज्ञान है, यह कथन जेम्स डेवर ने कहा साथियों। इसका मतलब यह कथन जो पहला है यह नहीं है। यदि आप ये मानते हो वाटसन है तो साथियों यह भी आपकी बोल है, वाटसन का भी यह कथन नहीं होगा। वाटसन कहता है कि मनोविज्ञान सकारात्मक है, सकारात्मक विज्ञान के रूप में इसको परिभाषित किया। अगर आप उत्तर देते हो करो एंड करो तो बिल्कुल मान के चलिएगा ये कथन भी आपका सही नहीं है, ये भी असत्य है। बिल्कुल ये कथन भी क्या हो गया, असत्य। तो करो क्या कहता है कि करो एंड करो का ये कहना है मनोविज्ञान मानव व्यवहारों के संबंधों का विज्ञान है। तो क्या कहता है, इसने 2 कथन के, एक तो 20वीं शताब्दी को क्या माना, 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, यह कथन कहा। और एक कथन इसने कहा कि मनोविज्ञान मानव व्यवहारों के संबंध का अध्ययन है। इसके अलावा इसने शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर एक कथन कहा कि व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था के विकास के अध्ययनों का अध्ययन। अब लास्ट जो बचा है सोरेनसन, तो यह कथन बिल्कुल सही माना जाएगा, डी ऑप्शन, क्योंकि शेष कौन बचा है, सोरेनसन। सोरेनसन ये कहता है कि मानव के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए पौष्टिक भोजन उसकी थकान का क्या होता है, शत्रु होता है, और शारीरिक विकास का क्या होता है, परम मित्र होता है। तो ये कथन किसका है, सोरेनसन का है। इसके अलावा सोरेनसन ने एक कथन और कहा कि अभिप्रेरणा अधिगम का आधार है। तो समझिएगा डी आंसर अगर आप मान के चल जाओ तो क्या होगा, बिल्कुल सही माना जाएगा। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से पढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सा घटक गिलफोर्ड के द्वारा प्रदत्त बुद्धि की संरचना मॉडल के विषय वस्तु वीमा का नहीं है। किसका नहीं है, ये जो ऊपर वीमा शब्द लिखा है इसका नहीं है। कहने का मतलब ये गिलफोर्ड की बुद्धि संरचना मॉडल से क्वेश्चन पूछा गया है। यदि आपने बुद्धि संरचना मॉडल को अच्छे से समझा है
तो डेफिनेट ये मान के चलिएगा आप इस उत्तर तक पहुंच सकते हो, इसके विकल्प तक पहुंच सकते हो इस प्रश्न के। कैसे? इसमें 4 विकल्प दिए, क्या आकृतिक है, या संज्ञान है, या सांकेतिक है, या शाब्दिक है। तो बात कर रहे हैं अपन आकृतिक, संज्ञान, सांकेतिक और शाब्दिक। बिल्कुल फटाफट लाइव आ जाइएगा, डी आंसर भी दे रखा फिर। बिल्कुल मैं बात कर रहा हूं निम्नलिखित में से कौन सा घटक जेपी गिलफोर्ड की जो बुद्धि संरचना मॉडल की विषय वस्तु की विमा का नहीं है। तो जेपी गिलफोर्ड ने क्या किया था, चीज को समझना। 1967 में इसने बुद्धि संरचना मॉडल दिया था। बुद्धि संरचना क्या दिया? मॉडल दिया था। और बुद्धि संरचना मॉडल में 3 आयाम बताए थे। कितने आयाम बताए थे? 3। एक तो इन्होंने माना सक्रिया, जिसको प्रक्रिया भी कहा है। दूसरा आयाम इन्होंने माना विषय वस्तु। किसे माना? विषय वस्तु। और तीसरा इसने आयाम माना उत्पाद को। किसको माना? उत्पाद, जिसको परिणाम भी कहते हैं। अब ये क्वेश्चन जो पूछा गया, बिल्कुल मान के चलिएगा आपके विषय वस्तु से क्वेश्चन पूछा गया कि विषय वस्तु के अंतर्गत विषय वस्तु के भी कई भाग बताए गए। उसमें से पूछा गया क्या कि ये 4 जो तत्व है यहां पर, क्या वो विषय वस्तु का तत्व इसमें से कौन सा नहीं पूछा गया? तो बिल्कुल विषय वस्तु के अंतर जेपी गिलफोर्ड ने जो बुद्धि संरचना मॉडल 1967 दिया या 1967 में दिया गया, इसमें बुद्धि के प्रारंभ में जो कोष बताए 90, बाद में 120 हो गए, फिर 150 हो गए, वर्तमान में 180 कोष हो गए। जब ये बुद्धि संरचना मॉडल के बुद्धि कोषों को लेकर यदि बात की जा रही है तो वे देखिएगा विषय वस्तु में जो संबंधित है, विषय वस्तु क्या होती है? एक तो होती है शाब्दिक। कैसी होती है? शाब्दिक। दूसरे नंबर पर यदि देखते हैं तो एक होती है सांकेतिक। कौन सी होती है? सांकेतिक। फिर यदि देखते हैं तो एक होती है व्यवहारिक। क्या होती है? व्यवहारिक। एक होती है आकृति। क्या होती है? आकृति। इसके भी 2 भाग है, एक होता है स्वर्ण और एक होता है सुनने वाला और एक होता दृश्य, दिखाई देने वाला। तो बिल्कुल अब आप सोचिएगा आपके ऑप्शन में यदि ये शब्द है तो वो तो सारा का सारा क्या है? विषय वस्तु से है। इसका मतलब आकृतिक है और सांकेतिक भी है, शाब्दिक है। यहां क्या सवाल पूछा गया? नहीं है। तो नहीं के अंदर कौन आ गया? संज्ञान आ गया। इसका मतलब ये आंसर नहीं हुआ, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा आपका? बी आंसर होगा। अब आप सोच रहे हो कि बी क्यों हुआ? ये जो संज्ञान है बुद्धि संरचना मॉडल की, जो विषय वस्तु का जो तत्व है, उस विषय वस्तु में यह संज्ञान नहीं है। संज्ञान किसमें है? संज्ञान जो है वो साथियों आपकी सक्रिया का तत्व है या प्रक्रिया का तत्व है। अब संज्ञान में कौन कौन से आते हैं? संज्ञान में क्या होता है? एक तो आती स्मृति आती है। क्या होती? स्मृति। एक आता है स्मृति धारण करना आता है। क्या आता? धारण करना या स्मृति का लेखा जोखा रखना। ठीक है। फिर इसमें एक आता है अवसारी चिंतन। क्या आता है? अवसारी चिंतन। फिर इसमें एक चीज आती है अभिसारी चिंतन। क्या आता है? अभिसारी चिंतन। उसके बाद इसमें आता है संज्ञान और फिर आता आपके इसमें मूल्यांकन। तो बिल्कुल ये जो 6 भाग बताए, ये 6 भागों में संज्ञान एक भाग है जो किसका है? सक्रिया का है। और ये क्या है? नहीं है पूछा, यही उत्तर इसका माना गया। बिल्कुल जो भी आंसर दे रहे हैं, हाँ कौन कौन भी दे रहे हैं? कुमकुम जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भी जो आंसर मान के चल रहे हैं संज्ञान। तो एग्जाम में इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं अपन। देखिए आपके मोबाइल की स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 या तीसरा, किस मनोवैज्ञानिक ने समाओं के द्वीप पर अनुदैर्ध्य अध्ययन किए थे? ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिसने समाओं के द्वीप पर, ये समाओं का द्वीप अमेरिका में, ठीक है ना, वहां पर अनुदैर्ध्य अध्ययन किया गया? क्या वो व्यक्ति कॉलर है या वो व्यक्ति फ्राइड है?
क्या वो व्यक्ति हॉल है या वो व्यक्ति मार्गन एंड मीटर है, या जिसको हम मार्गेट मिट भी कहते हैं। समाओं के द्वीप पर अध्ययन करने वाला व्यक्ति कौन है? देखिएगा, कॉलर जो था इसने केनारी द्वीप पर अध्ययन किया था। कौन से द्वीप पर? केनारी द्वीप पर अध्ययन किया था। और किस पर अध्ययन किया था? एक वन मानुष पर अध्ययन किया था। उस वन मानुष का यदि बात करें वो चिंपैंजी था। कौन था? चिंपैंजी था, जिसका नाम सुल्तान था। क्या था? सुल्तान। तो यह आंसर जैसे केनारी द्वीप आया तो आंसर क्या हो गया? गलत हो गया। इसका मतलब कौन सा मनोवैज्ञानिक समाओं के द्वीप पर अध्ययन किया? तो कॉलर ने तो अध्ययन नहीं किया, केनारी द्वीप पर अध्ययन किया, इसलिए पहला ऑप्शन तो क्या हो गया? बार हो गया। फिर दूसरा ऑप्शन है आपके सामने फ्राइड। काफी लोग जुड़ गए हैं और डायरेक्ट उत्तर भी दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरे नंबर की यदि बात करें, सिगमंड फ्राइड की यदि आप बात करो तो ये मनोविश्लेषण का अध्ययन किया था। मनोविश्लेषण का अध्ययन किया, जो कि इसमें मन के रूप में मन की दशाओं का उल्लेख किया था। और किसी द्वीप पर नहीं करने के कारण यह आंसर भी क्या हो गया? गलत हो गया। अब इसने हॉल जो था साथियों, इस व्यक्ति ने बाल विकास को लेकर बाल अध्ययन आंदोलन का सूत्रपात किया। बाल अध्ययन आंदोलन का क्या सूत्रपात। और यह बाल अध्ययन आंदोलन का सूत्रपात कहां किया गया? शिकागो शहर में किया था। तो इसका मतलब यह भी आंसर क्या हो गया? नहीं होगा। तो आपके आंसर क्या होगा? डी, जो दे है बिल्कुल आंसर सही है। जितने भी डी लिख रहे हैं बिल्कुल सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। तो मार्केट और मिंडन जो नाम का व्यक्ति था, इसने समाओं के द्वीप पर, ये एक देखा जाए एक ऐसा अमेरिकन मनोवैज्ञानिक था जिसने महिलाओं के विकास को लेकर इसने काफी कार्य किए। और आखिर एक ऐसा छोटा समूह, क्या 20-30 जनों का समूह क्या परिवर्तन नहीं ला सकता? इन्हीं तथ्यों पर इसने विचार रखे थे। वास्तव में इसने 1928 में 1928 में एक बुक भी लिखी थी और उस बुक का प्रथम अक्षर का नाम ही क्या था? समाओ। इसका मतलब एक ऐसा द्वीप था जिस पर जो महिलाएं थी, उस महिलाओं के विकास को लेकर कार्य किए गए, पुरुष के विकास से संबंधित कई तथ्यात्मक जानकारी दी गई। तो वास्तव में जो आंसर होगा वो डी बिल्कुल आंसर क्या होगा? सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलिएगा मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? कुडार परीक्षण मापन के लिए अभिकल्पित है। यानी कि कुडार जो परीक्षण होता है, जिसको कई जगह कूडर परीक्षण भी कहते हैं। इस कुडार परीक्षण का एक नाम क्या है? इसको कूडर परीक्षण भी कहते हैं। और इस कूडर परीक्षण का संबंध क्या अभिवृत्ति से है? क्या इसका संबंध अभिसमताओं से है? क्या इसका संबंध रुचि से है? क्या इसका संबंध अवदान से है? फटाफट उत्तर दीजिए चौथे का। देखिएगा, कूडर परीक्षण की यदि बात करें, यदि आप ये सोचते हो अभिवृत्ति मापन को, तो अभिवृत्ति मापने में कूडर परीक्षण काम में नहीं लिया जाता है। यदि आप ये मान के चलते हो अभिसमता परीक्षण की, तो बिल्कुल ये भी नाम काम में नहीं लिया जाता, क्योंकि अभिसमता परीक्षण जो होता है या अभिसमताओं के मापने में जिन परीक्षणों का योगदान है वो बुद्धि परीक्षणों का योगदान है, बौद्धिक क्षमता वाले मानसिक परीक्षणों का योगदान है। तो सोचिएगा उत्तर क्या होगा। यदि आप रुचि मानते हो तो यह आंसर आपका क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। रुचि परीक्षण कूडर के द्वारा किया गया। कूडर एक देखा जाए, ये ऐसा भी सही लिखा हुआ और ये भी सही है। कूडर परीक्षण या कुडार परीक्षण जो है वो रुचि मापने में काम में लिया जाता है। और अवदान, अवदान का अर्थ क्या है? संज्ञान। और संज्ञान की यदि बात करें तो संज्ञान जानने में बौद्धिक क्षमता के लिए भी मानसिक योग्यताओं का परीक्षण काम में लिया जाता है।
तो बिल्कुल आपको ये पता हो गया होगा, आंसर जो है वो सी आंसर बिल्कुल क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। बिल्कुल जो भी सी दे रहे हैं बहुत ही बढ़िया उत्तर दे रहे हैं जो सी दे रहे हैं। आगे चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा और उत्तर तक पहुंचिएगा। कैसे, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि टाई की गांठ बांधना किस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति सीखता है, यानी कि ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो टाई की गांठ बांधने सीखने का संबंध उस सिद्धांत से है, उस सिद्धांत को देने वाले से। क्या वो सिद्धांत कोहलर का है, क्या वो सिद्धांत स्किनर का है, क्या वो सिद्धांत पावलो का है, या क्या वो सिद्धांत थॉर्नडाइक का है। फटाफट उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कौन कौन दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर कौन कौन दे रहे हैं, देखिए। टाई की गांठ बांधना, इसका संबंध किस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति सीखता है। ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक था जिसने टाई की गांठ बांधने का संबंध अपने अधिगम के सिद्धांतों से लिया था। अपन शुरू करते हैं नीचे से इस बार। यदि आप ये मानते हो कि थॉर्नडाइक, यदि आप थॉर्नडाइक मानते हो डी, तो यह आंसर आपका क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। क्योंकि टाई की गांठ बांधने का संबंध आपके थॉर्नडाइक से नहीं है, कि थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया वो तो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया, और इसमें क्या कहता है, इसमें कोई समस्या, टाई बांधना हर एक को नहीं आता, वो तो समस्या है, कोई उद्दीपक नहीं है। तो थॉर्नडाइक में तो क्या होता, उद्दीपक दिए जाते हैं और उसके बाद अनुक्रिया करवाई जाती है, उसके बाद बच्चा अधिगम करता है। यदि आप पावलो की बात करें तो यह आंसर भी साथियों आपका नहीं होगा, क्योंकि पावलो जो है वो अनुकूलित अनुक्रिया की बात करता है, अनुकूलित अनुक्रिया की बात करता है। एक तरह से वो ये कहता है एक ऐसा उद्दीपक जो आपके स्वभाव में नहीं है, अस्वाभाविक उद्दीपक को स्वाभाविक उद्दीपक के साथ संबंध बताकर सिखा देना क्या कहलाता है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, जिसे हम शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो यह भी समस्या को लेकर कोई बात नहीं की गई। यदि आप स्किनर मानते हो तो यह आंसर भी आपका गलत है, क्योंकि वो क्रियाशीलता पर सिखाता है, करके सिखाने की बात कहता है। अब आप सोच रहे हो टाई की गांठ बांधना भी तो करके है, तो वहां तो समस्या दी गई है, यहां पर करके सिखाया जा रहा है, किया जा रहा है और उसके बाद बच्चा सीखता है, तो यह आंसर भी नहीं होगा। तो आंसर आपके सामने क्या है, जो ए ऑप्शन है ये बिल्कुल क्या माना गया, सही माना गया। क्यों सही माना गया, क्योंकि कोहलर जो है, कोहलर ने जो सिद्धांत दिया था वो दिया था सूज का सिद्धांत। क्या दिया था, सूज का सिद्धांत। यह सही क्यों है, क्योंकि कोहलर ये कहता है, इसने प्रयोग में इस बात को बताया कि बच्चे को समस्या दे दी जाए, फिर उसे स्वतंत्र रखा जाए, वो अपने दिमाग के माध्यम से, अपने मानसिक पटल के माध्यम से उस समस्या को हल करेगा और सीख लेगा। इसके लिए इन्होंने क्या किया, सुल्तान नामक चिंपैंजी को क्या किया, या चिंपैंजी या सुल्तान को एक कमरे में बंद किया, छत पर केले लटका दिए। वो अपनी भूख लगने पर अपनी भूख को शांत करने के लिए वो क्या किया, जो भी कमरा था उस कमरे में जो भी सामग्री रखी गई, हो सकता बॉक्स रखे गए, उनको एक दूसरे के ऊपर रखकर वो केले को प्राप्त करता, अपनी समस्या का समाधान करता है। उसी तरह कोई बच्चा टाई में गांठ बांधना सीखता है तो उसे स्वतंत्र रख दिया, कैसे बांधेगा, कभी सही बांधेगा कभी गलत बांधेगा, एक समय आएगा वो सही बांधना सीख लेगा। तो यही क्या है, टाई में गांठ बांधने का संबंध किससे है, ये आपके कोहलर के सिद्धांत से है। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे आखिर ए ऑप्शन क्यों सही हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, कोहलर का बहुत बढ़िया, जो भी उत्तर दे रहे कोहलर, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलिएगा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार
अधिगम कर्ता की मानसिक क्रियाएं उच्च डिग्री संतुलीकरण पर पहुंच जाती है, इसका संबंध है। बहुत ही मार्मिक क्वेश्चन है और यह पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछा हुआ सवाल है। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार, पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसके अनुसार अधिगमकर्ता की मानसिक क्रियाएं, सीखने वाले की क्या है, मानसिक क्रियाएं उच्च डिग्री के संतुलीकरण में पहुंच जाती है, इसका संबंध क्या है। कहने का मतलब यह है कि जो अधिगम करता है उसकी मानसिक क्रियाएं संतुलीकरण पे पहुंच जाती है, तो इसका संबंध है क्या वो संवेदी पेशी अवस्था वाला बालक बालिकाएं है, क्या वो स्थूल सक्रियात्मक अवस्था वाला बालक है, क्या वो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था वाला बालक है, क्या वो औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था वाला बालक होगा। ध्यान से इस कथन को पढ़िएगा, केवल इसी लाइन में उसका उत्तर छिपा हुआ है। बार बार पढ़िए इसको तो आप उत्तर तक पहुंच जाओगे। देखते हैं क्या क्या उत्तर दे रहे हैं। हाँ, कुछ लोग डी दे रहे हैं, कुछ डी दे रहे हैं, कुछ बी भी दे रहे हैं। तो चलो देखिए, जितने भी डी दे रहे हैं वो आंसर क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। अब डी क्यों सही है, आपने देखा होगा कि जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को समझाने के लिए 4 अवस्थाएं बताई। संवेदी पेशी अवस्था में क्या होता है कि बालक इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। किसके माध्यम से? इंद्रियों के माध्यम से। इसका मतलब उसमें मानसिक क्रियाएं उतनी प्रभावी नहीं है, वो संतुलन समायोजन नहीं कर पाता। वो देख करके सीखता है, वो स्पर्श करके सीखता है, वो सुन करके सीखता है, तो यह आंसर नहीं है। और स्थूल सक्रियात्मक में क्या होता है, जो उसके सामने बड़ी चीज है, स्थूल यानी मोटी, तो मूर्त चीजों को देख करके क्या करता है, सामने जो बड़ी चीज है उसका मानस विकास उतना नहीं हुआ। इसका मतलब मूर्त में केवल क्या कर रहा है, यानी मूर्त चिंतन कर रहा है जो प्रत्यक्षीकरण पर आधारित है। किस पर आधारित है? प्रत्यक्षीकरण में। तो यह भी नहीं होगा। पूर्ण सक्रियात्मक में क्या होता है कि वो अनुकरण के माध्यम से सीखता है, खेल के माध्यम से सीखता है। यहां पर वो प्रतीक बनाना सीखता है, कॉन्सेप्ट बनाता है, कॉन्सेप्ट स्पष्ट भी करता है, संपत्ति भी बनाता है। जैसे हवाई किले बनाता है। ये इतनी बात तो बात कर रहा है, हवाओं में बात जरूर करता है, लेकिन यहां पर मानसिक और उच्च डिग्री के संतुलीकरण की बात हो रही है। और वो किसमें होता है? औपचारिक। जो सामने नहीं है उसके बारे में भी सीख लेता है, अमूर्त चिंतन कर लेता है। इसके अलावा कल्पना लोक में विचरण करता है, समस्या का समाधान करता है। तो इसका मतलब इसका संबंध कौन सी अवस्था से? डी। इस वजह से यह आंसर क्या माना गया? सही माना गया। तो मानसिक क्रियाएं उच्च डिग्री के संतुलीकरण में पहुंचती है, वो कहां पहुंचती? औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में पहुंचती है साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसका संबंध अधिगम से नहीं है? क्या पूछ रहा है? इन 4 विकल्प में से कौन सा विकल्प है जिसका अधिगम से संबंध नहीं है? क्या अभिव्यक्ति का है, या अभिप्रेरणा का है, या परिपक्वता का है, या रुचि का है? एक शब्द लिखा हुआ है परिपक्वता। देखिए, क्या इसका संबंध अभिव्यक्ति से है, अभिप्रेरणा से, परिपक्वता से, या रुचि से? यदि हम बात करते हैं कि अधिगम से संबंध रखने वाला कौन सा कारक नहीं है, तो बिल्कुल यह मान के चलिएगा, आप अभिव्यक्ति यदि सोच रहे हो तो यह गलत होगा। इसका संबंध तो अवश्य अधिगम से रहता है। कैसे? कि बालक पूर्व धारणाओं के आधार पर सीखता है। कैसे? मान लेते हैं कि एक कोई बालक है
उसकी धारणा क्या हो गई कि गणित को देखकर वो डरता है कि गणित बहुत कठिन है। लेकिन जब वो सीख लेता तो वो धारणा क्या होती है, चेंज। तो अधिगम का संबंध किससे हो गया, मनोवृत्ति से हो गया। किससे हो गया, मनोवृत्ति से हो गया। फिर मोटिवेशन है, ये भी अधिगम से संबंधित है, क्योंकि अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार भी बताया। अभिप्रेरणा अधिगम का क्या है, अधिगम का आधार स्तंभ है। ये बात सोरेनसन ने भी कही थी, बिना मोटिवेशन के किसी भी बच्चे को कुछ भी नहीं सिखा सकते हो। तो ये भी इसका क्या है, संबंध है। तो ये भी आंसर नहीं हुआ। फिर यदि रुचि, यदि हम सीखते हैं तो बिना इंटरेस्ट सीख नहीं सकते, तो रुचि भी अधिगम से संबंधित है। तो ये भी नहीं हुआ। लेकिन परिपक्वता का संबंध अधिगम से नहीं है। इस परिपक्वता का संबंध तो विकास से होता है। किससे होता है, विकास से। यही तो सवाल पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसका संबंध अधिगम से नहीं है। तो परिपक्वता का संबंध अधिगम से नहीं है, वो किससे होता है, विकास से होता है। तो सी आंसर क्या माना जाएगा, बिल्कुल सही माना जाएगा। कितने लोग सी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, जो सी दे रहे हैं बहुत ही अच्छी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर देखिएगा। क्या कह रहा क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार्यवादी संप्रदाय से संबंधित नहीं है। प्रकार्यवादी संप्रदाय से कौन संबंधित नहीं है, क्या जॉन डीवी या एंजेल या विलियम जेम्स या टिचनर। ऐसा कौन सा व्यक्ति है या कौन सा मनोवैज्ञानिक है जो प्रकार्यवादी संप्रदाय से संबंध नहीं रखता है। तो देखिएगा, जॉन डीवी ने प्रकार्यवाद की घोषणा की थी, प्रकार्यवाद की घोषणा। तो जॉन डीवी का तो संबंध प्रकार्यवाद से है। तो यह आंसर तो क्या हो ही नहीं सकता। क्या उत्तर दे रहे हैं, कुछ लोग टिचनर दे रहे हैं। देखते हैं और क्या क्या देते हैं। यदि कोई एंजल दे रहा है, यह भी समर्थक था, तो इसका संबंध भी है प्रकार्यवाद से, यह भी होगा नहीं। विलियम जेम्स प्रकार्यवाद के मुख्य प्रवर्तक है। प्रकार्यवाद के क्या है, मुख्य क्या है, उद्घोषक मान लो, मुख्य प्रवर्तक मान लीजिएगा, तो यह भी होगा। तो टिचनर है, ये प्रकार्यवाद से संबंधित नहीं है। तो डी आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही माना जाएगा। टिचनर जो है वो आपके संरचनावाद से संबंधित है, संरचनावाद से संबंधित है। टिचनर किससे संबंधित है साथियों, संरचनावाद से संबंधित है। तो डी आंसर क्या माना गया, सही माना गया। अगले क्वेश्चन पर चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही गहराई से पूछा हुआ सवाल है। विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने की थी। विचारों पर चर्चा करने वाला व्यक्ति कौन था। क्या वो जॉन डीवी है, क्या वो वुडवर्थ है, क्या जॉन लॉक है, या वो क्रोवे क्रो है। तो विचारात्मक चिंतन के बारे में कार्य करने वाला कौन सा मनोवैज्ञानिक है, सोचिए और उत्तर दीजिए। देखते हैं क्या देते हैं। सर पीछे प्रश्न को बढ़ाओ। बिल्कुल इस क्वेश्चन पर जाइएगा। विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किस व्यक्ति के द्वारा की गई। वैचारिक चिंतन की यदि बात कर रहे हैं, चलो नीचे से चलते हैं। पर इसमें उत्तर यदि कोई दे रहा है क्रोवे क्रो, तो यह आंसर आपका क्या हो गया, गलत। क्योंकि क्रोवे क्रो ने क्या किया, व्यवहार पर बात की थी, ना कि विचार पर बात की। जॉन लॉक जो है इसने कोरी पार्टी पर कार्य किया था। कोरी पार्टी केवल मानसिक पटल पर बात की, वैचारिक पटल पर बात नहीं की, तो यह भी नहीं होगा। वुडवर्थ है, यह भी व्यवहारवाद के बारे में बात कहता है, तो यह भी आंसर नहीं है। तो आंसर क्या हो गया, जॉन डीवी बिल्कुल क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। क्योंकि जॉन डीवी ने
विचारात्मक चिंतन की चर्चा कैसे की? क्योंकि जॉन डीवी ने चिंतन के बारे में बताते हुए इन्होंने 4 प्रकार के चिंतनों का उल्लेख किया, जिसमें प्रत्यक्ष चिंतन भी था, कल्पनात्मक चिंतन भी था, विचारात्मक चिंतन भी था और तार्किक चिंतन। और ये जॉन डीवी ने तार्किक चिंतन को वैचारिक चिंतन की भी संज्ञा दी है। वैचारिक चिंतन, तार्किक चिंतन को वैचारिक चिंतन की भी संज्ञा किसने दी है? इस जॉन डीवी ने दी है। और इसका उल्लेख जॉन डीवी की पुस्तक में मिलता है, हाउ वी थिंक में, हम कैसे सोचते हैं। तो इसकी पुस्तक से यह पता पड़ गया कि जॉन डीवी क्या होगा, ए ऑप्शन क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। देखते हैं कितने देने हैं। ये कुछ डी देने हैं, कुछ जॉन डीवी दे रहे हैं। जो भी जॉन डीवी दे रहे हैं बहुत बढ़िया दे रहे हैं उत्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10th, 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधि किसने दी? ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, बहुत ही गहन क्वेश्चन है। हो सकता है ये प्रश्न आप पहली बार ही पढ़ रहे हो। व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधि किसने दी? देखते हैं उत्तर क्या पहुंच रहे हैं। जॉन डीवी को मनोविज्ञान मानते शिक्षा शास्त्री। देखो जॉन डीवी जो था वो शिक्षा शास्त्री था और दार्शनिक था। जॉन डीवी मनोवैज्ञानिक नहीं था, ध्यान से समझना। अब इसमें बात कर रहा हूं 10वें क्वेश्चन की। व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधि किसने दी? उत्तर दीजिए प्रक्षेपण को लेकर। उत्तर दे रहे हैं फ्राइड, कुछ उत्तर दे रहे हैं गाल्टन। गाल्टन भी उत्तर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। जबरदस्त है, उच्च कोटि की तैयारी आप लोगों की। अब देखते हैं आपका उत्तर सही है या गलत है। देखिए व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधि, प्रक्षेपण विधि शब्द देने वाला, तो प्रक्षेपण शब्द देने वाला तो सिगमंड फ्राइड है। प्रक्षेपण शब्द किसने दिया? सिगमंड फ्राइड ने दिया। कौन सा शब्द? प्रक्षेपण शब्द दिया था। प्रक्षेपण शब्द। मैंने सवाल यह क्या पूछा? प्रक्षेपण विधि। तो यह पहला आंसर जो ए दे रहे ना फ्राइड साहब, तो ये फ्राइड साहब नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो चुका आपका। फिर यदि आप उत्तर दे रहे हैं, कई लोग गाल्टन को भी दे रहे हैं डी। जो गाल्टन साहब जो है, इन्हें व्यक्तिक विभिन्नता शब्द को दिया था। कौन सा शब्द दिया? व्यक्तिक विभिन्नता शब्द। इसका मतलब गाल्टन भी नहीं है, यह भी क्या हो गया? गलत। फिर यदि आप मान लेते हो टिचनर, तो यह भी क्या हो गया? गलत। क्यों? टिचनर ने संरचनावाद को लोकप्रिय बनाया, तो बिल्कुल आपको उत्तर आ गया होगा आपके सामने। आंसर क्या होगा? यह फ्रैंक नाम का व्यक्ति था। कौन सा? फ्रैंक। इसने क्या दिया था? प्रक्षेपण विधि शब्द दिया था। प्रक्षेपण क्या दिया? विधि। तो बिल्कुल जिसने बी ऑप्शन लिखा वो सही है। राजकुमार बहुत बढ़िया जो फ्रैंक लिख रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। बिल्कुल इसमें फ्रैंक बी ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया आपका। थॉर्नडाइक का गौण नियम, ये उत्तर नहीं देते हो तो अब तक आपने जो भी पढ़ा, मेरी ओर से मान के चलिएगा कि अब तक आपने कुछ नहीं पढ़ा। इसका आंसर किसी भी स्थिति में गलत नहीं होना चाहिए। थॉर्नडाइक के गौण नियम कौन से हैं? इनमें से नंबर 1 संयोजनवाद है, या आत्मीकरण है, या प्रयास और त्रुटि है, या तत्परता है। फटाफट उत्तर दीजिए इसका। देखते हैं कौन कौन क्या देते हैं। कि थॉर्नडाइक का गौण नियम, देखिएगा गौण नियम संयोजनवाद को मानते हो तो गलत है। यदि आप आत्मीकरण को मानते तो ही क्या होगा? सही होगा या गलत? आत्मीकरण सही होगा या गलत?
देखते हैं कितने दे रहे हैं। आत्मीकरण सही होगा या गलत? कुछ तो सी दे रहे हैं। प्रयास त्रुटि गुण नियम है, गलत है ये। तत्परता क्या है? देखते हैं आत्मीकरण और तत्परता में कौन सा सही होगा, कौन सा सही होता है। यदि आप तत्परता को मानते हैं तो ये भी क्या है, गलत है। आंसर क्या है? बी। अब बी क्यों सही है तो देखिएगा, थॉर्नडाइक ने प्रमुख नियम बताए थे। प्रमुख नियम देखो पहले तो, प्रमुख नियम क्या क्या बताए। एक तो इसने माना तत्परता को, एक इसने माना प्रयास और त्रुटि को, जो मुख्य नियम है, जो संयोजनवाद पर आधारित है, तत्परता होगी। और फिर यदि अपन देखते हैं, फिर इसने एक माना था अभ्यास को, ये प्रमुख नियमों की बात है। फिर इसने एक माना परिणाम को। तो मेन तो इन्होंने तत्परता को माना, अभ्यास को माना और परिणाम को माना। प्रयास त्रुटि का संबंध उद्दीपक अनुक्रिया वाले से है, संयोजनवाद से है इसका संबंध, ठीक है ना। तो ये तो प्रमुख नियम थे। गौण नियम कौन से है? गौण नियम जैसे ही लिखूंगा तो आपको ये पता पड़ जाएगा कि थॉर्नडाइक का कौन सा गौण नियम है। 5 गौण नियम है। कौन कौन से? एक है बहुप्रतिक्रिया का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम। और एक है मानसिक परिपक्वता का नियम। क्या है? मानसिक परिपक्वता का नियम। और एक है आपके आत्मीकरण का नियम, जो आपके बी ऑप्शन है। एक है आंशिक क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम। और एक है सहचर्य का नियम। तो कितने गौण नियम हो गए? 5। और 5 में से ये नियम कौन सा है? बी वाला क्या है? सही है। बहुत बढ़िया। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 12। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दिमाग की बुद्धि पर जोर डालिएगा या बत्ती पर जोर डालिएगा। बाल अपराध का प्रारंभिक प्रशिक्षण केंद्र किसे बताया है? यह किसी भी स्थिति में गलत नहीं होना चाहिए। मनोवर्ती आत्मीकरण। चलो, बाल अपराध का प्रारंभिक प्रशिक्षण केंद्र किसे माना है? पहला ऑप्शन, क्या परिवार को, मित्रगण को, समुदाय और विद्यालय को, या टेलीविजन को? देखते हैं कितने लोग क्या उत्तर देते हैं। प्रश्न क्या पूछ रहा है? बाल अपराध का प्रारंभिक प्रशिक्षण केंद्र किसे बताया गया है? क्या परिवार को बताया गया है, या मित्रगण को बताया गया है, या समुदाय या विद्यालय को बताया गया है, या टेलीविजन को बताया गया? देखते हैं क्या क्या उत्तर दे रहे हैं। रीना कुमारी ए, बाल अपराध का प्रारंभिक प्रशिक्षण केंद्र। यदि कोई ये मानता है परिवार, तो ये आंसर क्या हो गया? गलत। क्यों हो गया? पिछली भर्ती परीक्षाओं में यह सवाल पूछा है, काफी विवादास्पद भी रहा है, लेकिन आंसर जो सही माना उस आंसर तक मैं आज पहुंचाऊंगा आपको। बाल अपराध का प्रारंभिक प्रशिक्षण केंद्र, क्या कोई परिवार बाल अपराध करना सिखाता है? क्या किसी परिवार में बाल अपराध करना सिखाया जाता है? नहीं सिखाया जाता। तो यह आंसर क्या है? नहीं। परिवार तो क्या है? परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है, प्रथम पाठशाला है। बचपन का घर है, बचपन का घर है। किसने कहा? मांटेसरी ने कहा। तो यह है जहां पर प्रेम की शिक्षा दी जाती है परिवार में। तो जो परिवार लिख रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। जनक सीजर लाम्ब्रोस, बिल्कुल बाल अपराध का जनक तो सीजर लाम्ब्रोस है, बिल्कुल सही लिख रहे हो आप। जो भी सीजर लाम्ब्रोस को बाल अपराध का जनक कहा गया, बिल्कुल सही कह रहा भाई। लेकिन यहां प्रारंभिक प्रशिक्षण केंद्र की बात करें, मित्रगण भी नहीं होगा। क्या दोस्त ये कहेगा कि हाँ भाई आप तो चोरी करो, झूठ बोलो? नहीं कहेगा। क्या कोई समुदाय या समाज या विद्यालय ये बात कहेगा? नहीं। तो द्वितीय पाठशाला कौन सी हो गई?
द्वितीय पाठशाला, द्वितीय पाठशाला तो विद्यालय मानी गई। विद्यालय को क्या कहा गया? स्कूल। और स्कूल शब्द कहां से निकला है? स्कूला से। यह क्या होता था? यूनान में अवकाश के समय का सदुपयोग होता था विद्यालयों में। तो बिल्कुल आपको आंसर मिल गया होगा कि टेलीविजन प्रारंभिक प्रशिक्षण केंद्र माना गया। डी आंसर जो भी दे रहे हैं वो क्या होगा? बिल्कुल सही। डी आंसर जिसने भी दिया वो बिल्कुल सही है। तो बाल अपराध का प्रारंभिक प्रशिक्षण केंद्र जो बताया गया वो किसको बताया गया? साथियों, टेलीविजन को बताया गया। तो ये क्वेश्चन जब आ जाए एग्जाम में तो आप आंसर क्या दोगे? टेलीविजन दोगे। चलिए आगे की ओर, अगले क्वेश्चन पर देखिए आपके मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 13। भारत कौन से नंबर का देश है जिसने शिक्षा को बालकों के मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया? भारत ऐसा कौन सा देश है विश्व का जिसने शिक्षा को मौलिक अधिकार दर्जा देने की बात कही? तो देखिएगा, क्या भारत 152वां देश है? क्या वो 135वां देश है? क्या वो 105वां देश है? या वो 72वां देश है? तो भारत की यदि बात करें जिसने शिक्षा को मौलिक अधिकार, शिक्षा को क्या है? शिक्षा को मौलिक अधिकार दर्जा देने की बात कही। मौलिक अधिकार दर्जा देने की बात कही। बिल्कुल वर्ष 2002 में केंद्र सरकार या संसद में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया जिसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार दर्जा देने की बात की। और भारत कौन सा देश हो गया? सी ऑप्शन। सी क्या? ये बी ऑप्शन हो गया। क्या हो गया? बी। 105वां नहीं है, 72वां नहीं है और 192 भी नहीं है। कौन सा देश है? भारत 135वां देश है जिसने शिक्षा को मौलिक अधिकार दर्जा देने की बात कही। तो देखते हैं भी कितने जनों के हैं। बिल्कुल कुछ लोग डायरेक्ट 135 लिख ले। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अगर आपने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पढ़ा तो बिल्कुल आंसर दे रहे हो आप सही। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 86 संविधान संशोधन के तहत ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बना, जिसमें बालकों यानी कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को लेकर काफी आमूल परिवर्तन किए गए। उन पर जब टॉपिक को पढ़ाएंगे हम उस समय आपसे चर्चा करेंगे। तो भारत कौन सा देश है? 135वां। तो बी आंसर क्या हो गया साथियों? बिल्कुल सही माना गया है। आंसर क्या है? ये बी। चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्रियात्मक अनुसंधान के विकास हेतु सर्वोपरि उत्तरदायित्व वाला व्यक्ति कौन है? यह कथन किसका है? बिल्कुल माध्यमिक क्वेश्चन है ये एग्जाम की दृष्टि से। यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च के विकास हेतु, डेवलपमेंट हेतु सर्वोपरि उत्तरदायित्व वाला व्यक्ति कौन है? यह कथन किसने कहा? यानी ये कथन किसने कहा कि क्रियात्मक अनुसंधान के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? ये बात किसने कही? वुडवर्थ ने, क्या गुड ने, मॉली ने या मुनरो ने? मुनरो ने यह बात नहीं कही है। मुनरो तो समस्या समाधान अधिगम को लेकर बात कहता है, तो यह कथन होगा नहीं, डी। वुडवर्थ ने भी यह बात नहीं की है कि वुडवर्थ जो था मनोविज्ञान के अंदर वातावरण के संपर्क वाले व्यवहारिक मनोविज्ञान के बारे में बताया। और गुड कहता है कि हमारी सोच और समझ के आधार पर बात करता है, तो यह भी नहीं। आंसर क्या है? मौली। तो क्रियात्मक अनुसंधान के लिए सबसे उच्च कोटि का व्यक्ति किसे माना? कोरे को माना गया। और कोरे ही क्या है? कोरे ही वो व्यक्ति है जिसने क्रियात्मक अनुसंधान पर सर्वाधिक कार्य किए, जिसके कारण इस कोरे का पूरा नाम क्या है? इस कोरे का पूरा नाम स्टीफन एम कोरे है। स्टीफन एम कोरे, जिसने क्रियात्मक संपत्ति को बताया और जिसके कारण इसे क्रियात्मक अनुसंधान का पिता भी कहा गया। तो आंसर क्या होगा? यह मौली ने यह बात कही, तो सी आंसर क्या माना जाएगा? बिल्कुल सही।
देखिए ये कोटर गुड गलत लिख दिया भैया जिसने भी लिखा है। तो 14वें का आंसर क्या है? मौली वो व्यक्ति है जिसने ये कथन कहा कि क्रियात्मक अनुसंधान के लिए सर्वोपरि उत्तरदायित्व वाला व्यक्ति कौन है? स्टीफन एम कोरे। ये बात मौली ने कही। चलिए आगे बात। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी मोबाइल के स्क्रीन पर देखिए। शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, इसका उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है साहब? क्या शिक्षा मनोविज्ञान में मिलता है कि शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है? क्या अधिगम की शर्तें नामक पुस्तक में मिलता है? हम कैसे सोचते हैं इसमें मिलता है? संसार के बच्चों के विचार में मिलता है। 4 ऑप्शन है, 4 विकल्प है। तो शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया बताने वाला व्यक्ति कौन है? शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया कहने वाला व्यक्ति तो जॉन डीवी है। कौन है? जॉन डीवी। देखते हैं कितने जने उत्तर दे रहे हैं। शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, कौन कौन क्या कह रहा है देखते हैं। यदि आप शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक की बात करो तो वो किसने लिखी? थॉर्नडाइक ने लिखी। यह शिक्षा के नवाचार पर आधारित है, शिक्षा नवाचार पर, एजुकेशन को लेकर। अधिगम की शर्तें पुस्तक गेने ने लिखी। किसने लिखी? गेने। तो दोनों ने शिक्षा के त्रिमुखी का कोई उल्लेख नहीं मिलता। यदि आप हम कैसे सोचते हैं तो यह आंसर आपका सी बिल्कुल सही माना जाएगा। यह जॉन डीवी की पुस्तक है। किसकी है? जॉन डीवी की पुस्तक है। इसी में शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया कहा। इसी में शिक्षा को क्या माना? त्रिमुखी प्रक्रिया। और त्रिमुखी प्रक्रिया में क्या होता है? एक तो शिक्षक है, एक छात्र है। एक तो क्या है? शिक्षक, और एक क्या है? छात्र। और बीच में क्या है? पाठ्यक्रम है। क्या है? पाठ्यक्रम। इसलिए शिक्षा को क्या माना? त्रिमुखी प्रक्रिया। और संसार के बच्चों के विचार, ये जीन प्याजे की पुस्तक है। जीन प्याजे की पुस्तक। और ये कब लिखी गई? 1923 में लिखी गई। कई किताबों में 26 में मिलेगा, ध्यान से समझना। तो बिल्कुल आंसर जो हो गया वो सी ऑप्शन आपका क्या हो गया? बिल्कुल करेक्ट हो गया। बाकी ये डी और बी और ए क्या है? गलत है। हम कैसे सीखते हैं? बिल्कुल। चलो आगे चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षा शास्त्र निम्नलिखित का अध्ययन है। शिक्षा शास्त्र में किस किस का अध्ययन किया जाता है? क्या शिक्षा शास्त्र में शिक्षा का अध्ययन होता है? बिल्कुल होता है। क्या शिक्षा शास्त्र में छात्रों को मार्गदर्शन दिया जाता है? बिल्कुल दिया जाता है साथियों। क्या इसमें शिक्षण विधियों का उल्लेख होता है? बिल्कुल होता है। तो आंसर आपको पता हो गया होगा। डी आंसर क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। बिल्कुल। एक शब्द मैंने क्या लिखा यहां? शिक्षा शास्त्र। तो शिक्षा शास्त्र के 3 अंग माने गए। पहला अंग तो माना गया शिक्षक, दूसरा अंग माना गया छात्र, और तीसरा अंग माना गया पाठ्यक्रम। क्या माना गया? पाठ्यक्रम। शिक्षक का तरीका, विधि हो गई। पाठ्यक्रम को पढ़ाना है तो एक तरह से क्या है? मार्गदर्शन करना है। और छात्र को क्या देना है? शिक्षा देना है। तो बिल्कुल आपको पता हो गया कि इसका संबंध किससे है? डी ऑप्शन से बिल्कुल सही माना जाएगा। ये तीनों ही क्या है? सही है। तो तीनों का ही शिक्षा शास्त्र में अध्ययन किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17 की यदि बात करें, आधुनिक शिक्षा का जनक, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
आधुनिक शिक्षा के जनक को लेकर बात कर रहा हूं। क्या आधुनिक शिक्षा का जनक मैकाले है, या जॉन डीवी है, या थॉर्नडाइक है, या जे.ए. स्टोपर भी बोलते हैं, इसे स्टीपर भी बोलते हैं, दोनों ही सही है। फटाफट उत्तर दीजिएगा, आधुनिक शिक्षा का जनक किसे कहा गया? देखते हैं कौन कौन क्या। आधुनिक शिक्षा का जनक, देखिए आधुनिक शिक्षा का जनक मैकाले को नहीं कहा गया। मैकाले ने एजुकेशन को लेकर बात जरूर कही, लेकिन इसे आधुनिक शिक्षा का जनक नहीं कहा गया। जॉन डीवी को शिक्षा का दार्शनिक माना गया, इसे क्या माना गया? दार्शनिक माना गया, जनक नहीं माना गया। थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक। तो आपको यह पता पड़ गया होगा आधुनिक शिक्षा का जनक कौन है। आधुनिक शिक्षा का जनक जो है वो जे.ए. स्टीपर को आधुनिक शिक्षा का क्या माना गया? जनक माना गया। बिल्कुल जो डी आंसर है वो आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही मार्मिक क्वेश्चन, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी माना गया है। अभिप्रेरणा का कौन सा तत्व नहीं है? अभिप्रेरणा का कौन सा तत्व नहीं है? आवश्यकता, परिणोद, उद्दीपक या सांकेतिक? ध्यान से समझना, अभिप्रेरणा का तत्व, ये जो क्वेश्चन पूछा गया ये अभिप्रेरणा के चक्रीय रूप से पूछा गया। किससे पूछा गया? अभिप्रेरणा का चक्रीय रूप। उस चक्रीय रूप में 4 तत्व बताए गए। अब इसमें यही वो तत्व कौन सा है जो अभिप्रेरणा के चक्रीय रूप में नहीं है? तो देखिएगा, मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में अभिप्रेरणा का चक्रीय रूप दिया था। कौन कौन सा रूप दिया? चक्रीय, जिसमें सबसे पहले इसने क्या माना? आवश्यकता मानी थी। तो पहला तत्व कौन सा हो गया? आवश्यकता। इसका मतलब ये तो है। फिर उसने तत्व माना चक्रीय रूप में चालक को। किसको माना? चालक को। अब चालक का एक नाम क्या है? परिणोद है। क्या है? परिणोद। तो ये भी है। तीसरा तत्व इन्होंने माना उद्दीपक को। क्या माना? उद्दीपक को। इसका मतलब ये भी है। तो कौन सा तत्व नहीं है? तो उत्तर तो आपके सामने आ ही गया होगा, सांकेतिक तत्व नहीं है। सांकेतिक जो तत्व है वो आपके गिलफोर्ड से है। किससे है? गिलफोर्ड के बुद्धि कोश में। सांकेतिक तत्व बुद्धि कोश में है गिलफोर्ड के। तो बिल्कुल डी आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। बाकी आवश्यकता, चालक और उद्दीपक क्या है? ये अभिप्रेरणा के चक्रीय तत्व में आते हैं, अभिप्रेरणा को स्पष्ट करने में आते हैं। चले अगली क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतवर्ष में मनोविज्ञान में डॉक्टर की उपाधि या डॉक्टरेट की उपाधि पाने वाला है। भारत के अंदर मनोविज्ञान में पहली बार पीएचडी, सबसे पहले डॉक्टर की उपाधि किसने धारण की? क्या गिरिंदर शेखर बोस ने की, या बालकृष्ण ने की, या गोपाल कृष्ण ने की, या अरविंद घोष ने की? यदि मनोविज्ञान में डॉक्टर की उपाधि धारण करने की बात करें तो सबसे पहला यदि देखा जाए तो वो गिरिंदर शेखर बोस ही था, जिसने मनोविज्ञान में क्या उपाधि धारण की? पीएचडी की उपाधि धारण की। साथियों, बालकृष्ण ने मनोविज्ञान को लेकर कार्य नहीं किया, शिक्षा शास्त्र में जरूर थोड़ा सा कार्य किया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने यदि बात करें स्कूली शिक्षा पर कार्य किया। कौन सी शिक्षा पर? स्कूल शिक्षा पर। तो यह भी नहीं होगा। और अरविंद ने दार्शनिक विचारधारा पर कार्य किया, वो भी भारतीय दार्शनिक विचार।
तो ये भी होगा नहीं। आंसर क्या होगा? ए आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। देखते हैं किसने के ए है। कौन कौन ए दे सकता है? जिन्होंने ए दिया वो सही है, बाकी जिन्होंने बालकृष्ण, गोपाल कृष्ण और अरविंद को दिया वो गलत है। तो आज सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर देखिए। बाल वेलफेयर का संबंध है, बाल वेलफेयर का संबंध किससे है? कुप्पू स्वामी से है, हरलोक से है, जॉन डीवी से है या स्टनले हॉल से है? ध्यान से प्रश्न को पढ़िए और उत्तर तक पहुंचिए। देखते हैं कितने के सही उत्तर हो रहे। बाल वेलफेयर का संबंध है, थोड़ा डीपली सवाल पूछा हुआ है, देखते हैं कितने उत्तर दे रहे हैं। बाल वेलफेयर, ये तो मनोवैज्ञानिक विभाग अध्यक्ष, हाँ बिल्कुल मनोवैज्ञानिक विभाग का अध्यक्ष भी रहा है साथियों। चलो बाल वेलफेयर पर आ जाइए। बाल वेलफेयर का संबंध क्या कुप्पू स्वामी से है? देखिएगा, कुप्पू स्वामी ने समायोजन को लेकर बात कही थी। क्या बात कही थी? कुप्पू स्वामी ये कहता है समायोजित व्यक्ति प्रसन्नचित्त रहता है, उसके संवेगात्मक द्वंद्व और तनाव दूर रहते हैं। तो कुप्पू स्वामी ने किस पर कार्य किया? समायोजन पर। तो ये होगा ही नहीं। हरलोक की यदि बात करें तो हरलोक ने विकास को लेकर एक बात कही कि विकास जो होता है वो सतत चलता है। विकास क्या चलता है? सतत चलता है, और वो धीरे जरूर है, विकास कभी रुकता नहीं है। तो यहां पर भी बाल वेलफेयर का कोई आंसर नहीं। जॉन डीवी की यदि बात करें तो दार्शनिक विचारधाराओं पर कार्य किया, दर्शन पर कार्य किया, तो यह भी नहीं होगा। बिल्कुल उत्तर होगा तो डी आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। और क्यों सही होगा सुनिए अब। स्टनले हॉल, कौन सा हॉल? स्टनले हॉल ने बालकों के विकास के लिए छोटी छोटी संस्थाओं का गठन किया। उन संस्थाओं को ही क्या नाम दिया? बाल वेलफेयर संस्थाएं दी, जो बालकों के विकास को लेकर कार्य करती थी। तो इसका मतलब स्टनले हॉल वो व्यक्ति है जिसने बाल वेलफेयर जैसी संस्थाओं को लेकर कार्य किया था। तो आपका डी आंसर साथियों क्या माना गया? बिल्कुल सही माना गया। तो देखते हैं डी कितनों ने दिया। काफी ओके, डी भी है और डायरेक्ट उत्तर भी लिखा, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए साथियों, मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी का निरंतर क्रम चलायमान है। तो आपको उदयपुर के सिरजी स्टडी सेंटर पर यह मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी निरंतर चलायमान रहेगी, और शिक्षक भर्ती की जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी उसके लिए काफी कारगर होगी। तो कल एक नए वीडियो के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप निरंतर अध्ययन कीजिएगा, क्योंकि किसी ने यह कहा है सतत प्रयास से व्यक्ति चरम सीमा पर पहुंचता है, सफलता के हीरक रतन को भी क्या कर लेता? प्राप्त कर लेता है। तो मेरे और सिरजी स्टडी सेंटर परिवार की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं कि आपका सिलेक्शन हो। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।